Please like and subscribe my videos and see us. मैं संजीत कुमार आपका ओपन माइंड ट्यूटोरियल के एपिसोड 109 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। जो हम विद्युत द्विध्रुव की दो मानक स्थितियां पढ़ रहे थे, जिसमें हमको आज पढ़ना है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। तो सबसे पहले आप हेडिंग दे दीजिएगा कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक, हेडिंग दे दीजिए और उसके बाद डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग दो ठो आवेश लेते हैं, एक तो माइनस का आवेश क्यू और एक ठो प्लस क्यू। तो एक ले लीजिए कोई माइनस आवेश माइनस क्यू और एक ठो प्लस क्यू आवेश ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं माइनस क्यू आवेश और यहाँ पर ले लेते हैं प्लस क्यू आवेश। यहाँ को हम लोग नाम देते हैं इस पॉइंट का ए और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं बी। दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दोनों के बीच की दूरी होती है 2L। तो दोनों के बीच की दूरी हम लोग ले लेंगे 2L। हमको निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना है। तो इसके केंद्र से विद्युत के केंद्र से हम लोग r दूरी पर कोई एक बिंदु ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यह बिंदु यहाँ पर है। केंद्र से r दूरी पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका नाम कुछ दे देंगे हम लोग। और इस पॉइंट पर हमको विभव का विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए पॉइंट ए और इस पॉइंट के बीच का दूरी मालूम होना चाहिए और इसके और इसके बीच का दूरी मालूम होना चाहिए। तो इसको हम यहाँ से इस तरह से मिला देते हैं और इसको भी यहाँ से क्या करेंगे, मिला देंगे। इस पॉइंट का आप नाम दे दीजिए P। इस पॉइंट का नाम कितना है? P है। देखिए हम लोग जानते हैं कि ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र आकर कहीं से समाप्त होता है। तो इसके विद्युत क्षेत्र को हम लोग मान लेते हैं कि इसका विद्युत क्षेत्र कितना है? E1 है। और ये वाला दूरी कितना होगा? तो देखिए ये वाला हो गया आपका L और ये वाला हो गया L और ये R है। तो ये वाला समकोण त्रिभुज से क्या हो जाएगा? √r² प्लस L² हो जाएगा। फिर ये वाला देखिए हम लोग मान लेते हैं कि धन आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है निकल करके कहीं पर जाता है। तो इसका डायरेक्शन किधर की ओर होगा? इसका डायरेक्शन होगा E2। ये दूरी कितना होगा? तो √r² प्लस L²। ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपका ये वाला विद्युत क्षेत्र होगा इसका दिशा इस प्रकार से होगा और ये जो आपका E2 है इसका दिशा इस प्रकार से होगा और जो E1 इसका दिशा इस प्रकार से होगा। तो देखिए ये आपका E2 है और E2 जो है इस प्रकार से है और E1 इस तरह से है। तो पॉइंट P पर दो विद्युत क्षेत्र है, एक तो E1 और एक तो E2। तो दोनों का रिजल्टेंट जो होता है दोनों के बीच में ही होता है। दो सदिश का जो परिणामी होता है दोनों के बीच में होता है। तो E1 और E2 का परिणामी दोनों के बीच में होगा। तो मान लेते हैं कि यह जो है इसका रिजल्टेंट है जिसका नाम है वेक्टर E, जो E1 का और E2 का रिजल्टेंट है। इस यहाँ पर हम लोग एक अपने मन से इधर की ओर पॉइंट लेते हैं जिसका नाम रेखा देते हैं, जिसका नाम F धर देते हैं और इसका नाम जो है R दे देंगे हम लोग। और ये जो है आपका कौन सा विद्युत क्षेत्र है? तो इसका नाम दे दीजिए, ये आपका विद्युत क्षेत्र E2 है। ये वाला आपका E2 है और ये वाला E1 है। दोनों का जो रिजल्टेंट है E है और दोनों के ठीक बीच में। यहाँ पर कोण ले लीजिएगा थीटा और यहाँ पर भी हम लोग कोण ले लेंगे थीटा। देखिए जब ये वाला थीटा है, ये वाला कोण थीटा है, तो ये भी वाला पर कितना होगा? थीटा हो जाएगा और ये वाला भी कोण आपका थीटा हो जाएगा। डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमको इस आवेश से यहाँ पर हमको दूरी मालूम है पॉइंट P से इसका और पॉइंट P से इसका भी दूरी मालूम है। तो सबसे पहले डायग्राम नोट कर लीजिए और डायग्राम नोट करने के बाद जो मानने वाला प्रोसेस है तो उसको लिखिए माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस Q तथा प्लस Q आवेश से मिलकर बना है। माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस Q तथा प्लस Q आवेश से मिलकर बना है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है तथा विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर बिंदु P पर
हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। हो गया। देखिए फिर से एक बार सुन लीजिए। माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो -q एवं +q आवेश से मिलकर के बना है तथा दोनों के बीच की दूरी 12 है तथा विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। मानने वाला प्रोसेस समाप्त हो गया। इसके बाद देखिए लिखेंगे कि -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश और बटा में आवेश से बिंदु के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो दोनों के बीच की दूरी क्या है? √r² + l²। तो इसका स्क्वायर होगा, तो रूट का स्क्वायर होता है तो रूट आपका कैंसिल हो जाता है, यानी कि बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r² + l²। इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसके बाद लिखिए, देखिए जो ये जो है विद्युत क्षेत्र आपका E1 है और विद्युत क्षेत्र E1 देखिए यहाँ पर आपका कोण बना रहा है। तो E1 का इस पॉइंट पर दो ठो कंपोनेंट होता है। E1 का विद्युत क्षेत्र E1 है, इसका दो कंपोनेंट होगा। एक होगा आपका E1 sin थीटा और एक होगा E1 cos थीटा। तो E1 sin थीटा जो आपका होता है वर्टिकली नीचे की ओर होता है, यानी किस तरह से आपका होता है इसमें E1 sin थीटा नीचे की ओर, ठीक। और इस डायरेक्शन में आपका होता है E1 cos थीटा। इस डायरेक्शन E1 का दो घटक होगा, एक E1 cos थीटा और एक E1 sin थीटा। अब देखिए E1 sin थीटा आपका इधर की ओर है और E1 cos थीटा इधर की ओर है। अब दोनों का रिजल्टेंट ठीक बीच में है, जो कि वेक्टर का नियम होता है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो होता है दोनों के बीच में होता है। तो इसका दो घटक होता है, जो आपका E1 इसका दो घटक होता है, एक तो E1 cos थीटा, एक तो E1 sin थीटा। E1 देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि E1 की दिशा P से A की ओर है। जो आपका विद्युत क्षेत्र E1 है इसका दिशा किधर से है? P से A की ओर है, इधर की ओर आ रहा है। लेकिन इस पॉइंट पर E1 का दो घटक होगा, वो E1 sin थीटा, एक तो E1 cos थीटा। तो देखिए लिखेंगे बिंदु P पर E1 का दो घटक होगा। जो विद्युत क्षेत्र E1 है इसका पॉइंट P पर कितना घटक होगा? दो गो। एक होगा E1 cos थीटा। तो देखिए E1 cos थीटा जिसकी दिशा P से R की ओर होगी। देखिए E1 cos थीटा की दिशा किधर है? P से R की ओर है। और दूसरा घटक जो है E1 cos थीटा होगा ये वाला, जिसकी दिशा किधर की ओर है? तो P से O की ओर है, ठीक। ये तो हो गया E1 का बात। अब लिखेंगे हम लोग +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आवेश और बटा में आवेश से बिंदु के बीच की दूरी जो कि कितना है? √r² + l² का होल स्क्वायर। तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा। देखिए जो ये आपका विद्युत क्षेत्र है इसकी दिशा किधर से है? तो B से P की ओर जा रहा है, B से P की ओर जा रहा है। तो क्या लिखेंगे कि E2 की दिशा B से P की ओर होगी। तो देखिए ये भी आपका यहाँ पर एंगल क्रिएट कर रहा है। E2 भी आपका एंगल बना रहा है थीटा। तो इसका भी दो कंपोनेंट होगा। इसका एक ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट होगा, ऊपर की ओर होगा। तो ऊपर की ओर कौन सा कंपोनेंट होगा? ये होगा आपका E2 sin थीटा। और इसका एक कंपोनेंट होगा इधर की ओर, जिसका नाम होगा आपका कितना? तो E2 cos थीटा, E2 cos थीटा। तो देखिए एक वेक्टर जो E2 है आपका, इसका एक कंपोनेंट है E2 sin थीटा और एक है E2 cos थीटा। अब देखिए E2 cos थीटा और E2 sin थीटा का जो रिजल्टेंट है E है। हम जानते हैं कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा दोनों के बीच में होता है। तो E2 जो है आपका पॉइंट P पर दो कंपोनेंट में डिवाइड हो चुका है, E2 sin थीटा और एक E2 cos थीटा। दोनों का रिजल्टेंट दोनों के ठीक बीच में है। अब देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे कि E2 की दिशा B से P की ओर होगी। बिंदु P पर E2 का दो घटक होगा, कौन कौन? एक E2 cos थीटा जिसकी दिशा जो है P से R की ओर है। देखिए जिसकी दिशा P से R की ओर है। और दूसरा घटक जो होगा आपका E2 sin थीटा होगा, जिसका दिशा P से F की ओर है, जिसकी दिशा P से F की ओर होगी। इसके बाद देखिए इसको हम लोग मान लेंगे है समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 का दोनों का RHS बराबर है। इसका भी मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r² + l²। इसका भी मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r² + l²। तो समीकरण 1 एवं 2 से करेंगे हम लोग। तो E1 बराबर E2 हो जाएगा
E1 बराबर E2 हो जाएगा। यानी कि दोनों विद्युत क्षेत्र जो है बिंदु P पर आपका बराबर है, E1 भी बराबर है और E2 भी बराबर है। लेकिन देखिए पॉइंट P पर दो ठो घटक है, देखिए एक ठो E1 साइन थीटा है, एक ठो E2 साइन थीटा है। हम लोग अभी यहाँ पर निकाल दिए कि E1 का मान E2 के बराबर है, यानी कि हम लोग इसको भी अब क्या लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा। अब दो वेक्टर देखिए ये आपका E1 साइन थीटा ऊपर की ओर हो गया और एक E1 साइन थीटा नीचे की ओर है। दोनों जो है परिमाण में बराबर है लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और 180 डिग्री की स्थिति में आपका रिजल्टेंट जो होता है आपका आता है a माइनस बी के रूप में आता है। तो देखिए a का भी मान उतना ही है E1 साइन थीटा और b का भी मान कितना है E1 साइन थीटा है। तो इस बिंदु P पर E1 साइन थीटा यानी कि E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा का जो रिजल्टेंट हो जाएगा 0 हो जाएगा। कारण है कि दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। जब एंगल 180 डिग्री होता है तो उसका परिणाम ही आता है a माइनस बी, लेकिन दोनों बराबर है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे देखिए E1 साइन थीटा एवं E2 साइन थीटा एक दूसरे को बिंदु P पर रिजेक्ट कर देते हैं, यानी कि निष्फल कर देते हैं। कारण है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और दोनों परिमाण में बराबर है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो देखिए बिंदु P पर केवल दो विद्युत क्षेत्र बचेगा, एक कौन, एक तो E1 cos थीटा, एक तो E2 cos थीटा। दोनों एक ही दिशा में है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब 0 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट आपका आता है कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के रूप में आता है। तो देखिए तो थीटा का मान यदि 0 होगा तो आपका cos 0 का मान 1 हो जाएगा और cos 0 का मान 1 होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आता है आपका, a प्लस बी आता है। यानी कि दोनों को हम लोग केवल जोड़ देते हैं जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होता है। तो कारण है कि दोनों के बीच का एंगल जो है आपका 0 डिग्री है। तो देखिए बिंदु P पर केवल दो विद्युत क्षेत्र, एक तो E1 cos थीटा, एक तो E2 cos थीटा और दोनों एक ही दिशा में है, जिसके कारण दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। तो उसका रिजल्टेंट कितना आएगा, तो रिजल्टेंट आएगा a प्लस बी के रूप में, यानी कि E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक, लेकिन देखिए हम लोग ऊपर अभी प्रूफ किए समीकरण एवं 2 से कि E1 बराबर कितना होता है, E2 होता है। तो E1 बराबर E2 है तो हम लोग E2 के स्थान पर कितना लिख देंगे, E1 cos थीटा। तो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा तो हो जाएगा 2 E1 cos थीटा। अब देखिए E1 का मान कितना है, तो E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो E1 का मान रख देंगे और देखिए इस त्रिभुज से cos थीटा का यदि हम लोग मान निकालते हैं तो cos थीटा बराबर होता है तो b बटा h। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा तो कर्ण होता है और ठीक कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो आपका होता है b बाई एच। तो b का काम करेगा l और कर्ण का काम करेगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखिए cos थीटा का मान कितना हो जाएगा, l बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि b का काम कर रहा है l और h का काम कर रहा है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको देखिए इंटू में लिख दीजिए 2 इंटू एल यानी कि 12 हो जाएगा और इंटू क्यू। तो नीचे देखिए रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। यदि रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि देखिए इसके पावर में कितना है, 1/2 है। तो 1/2 और इसके पावर में 1 है, तो जब दोनों का बेस सेम होता है तो पावर दोनों का जुड़ जाता है। तो देखिए हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर में 1 प्लस 1/2। तो इसको हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर में 3/2, एलसीएम लीजिएगा तो 2 + 1 यानी कि 3/2 और q इंटू 12 का मान कितना होता है, p होता है। तो p बराबर लिख देंगे q इंटू 12। अब देखिए इसमें हम लोग मान लेंगे कि यदि दूरी r जो है यानी कि ये वाला दूरी l की तुलना में बहुत बड़ा हो, यानी कि दूरी r l की तुलना में बहुत ही क्या हो, बड़ा हो, तो r के तुलना में l लगभग नगण्य हो जाता है। r के तुलना में l लगभग नगण्य होता है। तो l के स्थान पर हम लोग क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो देखिए हो जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर और देखिए हो जाएगा r के पावर 3/2। तो देखिए इसको इंटू में लिख देंगे, जो फार्मूला होता है x के पावर m पावर n, तो इसका फार्मूला होता है x के पावर m इंटू n के रूप में होता है। तो देखिए तो पावर में r स्क्वायर और यहाँ पर 3/2 तो इंटू में हो जाएगा
2 गुना 3/2, तो देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो पावर में कितना बचेगा, आर क्यू बचेगा। तो ये बराबर लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर क्यू। यही जो है आपका निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक है, यही जो हम लोग निकाले अभी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर क्यू निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक है। तो लिख देंगे, इसको वेक्टर रूप में लिखना होगा। तो वेक्टर रूप में देखिए, तो विद्युत क्षेत्र आपका सदिश राशि है और जो विद्युत द्विध्रुव घूर्ण होता है वो भी सदिश राशि है। तो लिख देंगे इन वेक्टर फॉर्म यानी सदिश के रूप में E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P बटा वेक्टर P बटा आर क्यू। यह होगी आपका निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। इसमें मेन पॉइंट यदि कोई समझने वाला था तो आपका यहाँ पर था कि E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा एक दूसरे को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि दोनों परिमाण में तो बराबर थे लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट था। तो इस पर केवल एक ही विद्युत क्षेत्र बचा था इधर की ओर, जिसका नाम था E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। दोनों के बीच का एंगल 0 था, तो उसका परिमाण आया था A प्लस B के रूप में, यानी कि E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र एवं निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध। तो हेडिंग लिखिएगा, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर क्यू, जो कि अभी निकाले हैं। और अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा आर क्यू। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यू को हम लोग लिख सकते हैं कि 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p बाई आर क्यू, क्योंकि 2 से इसमें इंटू है तो लिख सकते हैं 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यू। और देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p बाई आर क्यू जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यू, यह किसका मान है, तो ई निरक्षीय का मान है। इसलिए इसके स्थान पर हम लोग क्या रख सकते हैं, ई निरक्षीय रख सकते हैं। तो देखिए इसके स्थान पर हम क्या पुट कर दे रहे हैं, ई निरक्षीय। तो इसके कहने का मतलब है कि जो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान होता है उन निरक्षीय स्थिति के विद्युत क्षेत्र से दोगुना होता है। तो इसके बाद लिखिएगा नीचे कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान निरक्षीय स्थिति से 2 गुनी होती है, निरक्षीय स्थिति से 2 गुनी होती है। हो गया। लेकिन इसमें भी देखिए शर्त है, जब दोनों की दूरी एक समान होती है तब, यानी कि अक्षीय स्थिति में भी दूरी का मान उतना ही हो और निरक्षीय स्थिति में भी दूरी का मान उतना ही हो, तब जा करके होता है ई अक्षीय बराबर 2 गुना निरक्षीय। नहीं तो यदि दूरी कम बेसी होगा तो यह लागू नहीं होगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है निरक्षीय स्थिति से 2 गुना होता है। लेकिन कब, जब अक्षीय स्थिति में हम लोग दूरी लेंगे यार, तो निरक्षीय स्थिति में दूरी लेंगे यार, यानी कि दोनों स्थिति में दूरी का मान बराबर होता है, तभी अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान निरक्षीय स्थिति से 2 गुना होता है। इसके बाद देखिए यदि दोनों का हमको अनुपात निकालना हो कि अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में, तो देखिए निरक्षीय को हम लोग कहाँ भेज देंगे, ई अक्षीय के नीचे भेज देंगे, क्योंकि इधर इंटू में इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो देखिए ई अक्षीय बटा में ई निरक्षीय, तो आपका बचेगा 2 और 2 के नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपने मन से। तो ई अक्षीय बटा ई निरक्षीय के अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1। यदि इसी को हम लोग पलट के लिख दे, ई निरक्षीय को ऊपर लिख दे, ई अक्षीय को नीचे लिख दे, तो इधर भी हमको पलट देना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में कोई भी काम हम लोग दोनों तरफ करते हैं इक्वेशन के नियम से। तो 1 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो अनुपात आपका कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। ठीक, तो याद रखिए कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का अनुपात 2:1 होता है, और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र और अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का अनुपात 1:2 होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।